जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी पर एक अधिकारी ने क्या कहा सुनकर के आप दंग रह जाओगे। थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगा और आखिर जब कोर्ट बदला और बेंच बदली तो और आगे लगेगा समय, इसकी भी पुष्टि हुई है। हम दोनों खबरें आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, वन रैंक तो सभी समझते हैं कि भाई फौजी रैंक है, उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो मिलिट्री सर्विस है ये कॉमन एक शब्दावली है। यानी कि ये मिलिट्री सर्विस पे उसके लिए है कि जो मिलिट्री के अंदर काम करता है, और इसको कंपेयर जब हम सिविलियन से करते हैं तो ये अलग चीज़ दिखाई देती है सिविलियंस के पे के साथ। अब जब सभी एक ही मिलिट्री सर्विस में हैं, चाहे वो सिपाही से लेकर जनरल तक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका जो मिलिट्री सर्विस पे है वो एक ही होना चाहिए, को बराबरी का। अगर मिलिट्री सर्विस है तो सिपाही से लेकर जनरल तक एक एमएसपी होनी चाहिए। ये कर्नल साहब विरिक साहब हैं जो कि बहुत सारे आर्मी एनालिसिस और उस पर आर्टिकल लगातार लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि एमएसपी ओआरओपी जैसा शब्द नहीं है। एमएसपी अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है जो हमको सिविलियन से अलग रखता है, और फिर हमारे अंदर इस प्रकार का डिवीजन गलत है। मिलिट्री सर्विस पे जो मिलिट्री में है, जो कॉम्बैट ड्रेस पहनता है, तो सबके लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। ये कोई वन रैंक वन पेंशन की तरह नहीं है कि उसको रैंक स्ट्रक्चर में बांधा जाना चाहिए। मामला भले कोर्ट में है, लेकिन इनका वीडियो देखने से पहले कल क्या हुआ, आखिर और समय हम खिंचेगा या हमारा इंतजार बढ़ेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीज रही वो पॉजिटिव चीज रही कि जो जज महोदय ये बेंच है, ये बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं। मैंने ऐसा 16 अप्रैल को 3:30 बजे बहस होगी, इसमें सरकारी वकील की भी सहमति है। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को लगाना है। तो कल का अपडेट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कोर्ट नया, बेंच नई, बहस के लिए लगेगा समय। एमएसपी पर बड़ा अपडेट। एमएसपी केस में थोड़ा सेटबैक लगा है क्योंकि एमएसपी की सारी बहस कोर्ट नंबर 3 में हुई। ऑर्डर के बिल्कुल हम करीब थे। सरकारी वकील ने 40 मिनट का समय मांगा था, यानी उनके लिए जज साहब के पास समय नहीं था। पार्शली हेड्स से केस रिलीज हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी दौरान कोर्ट का रोस्टर बदल गया और कोर्ट नंबर 4 में आर्मर फोर्सेस के लिए और उन्होंने डेजिग्नेटेड कोर्ट कर दिया। इसलिए आज मैटर 4 नंबर कोर्ट 4 में लगा, पुनः बहस शुरू हुई करनी पड़ी। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो वॉइस ऑफ एक्सर्समैन सोसाइटी के वकील निदेश गुप्ता ने जोरदार बहस किया। हमें अगली तारीख 16 अप्रैल को मिली है, 3:30 बजे का समय मिला है। उस दिन हम अपना पूरा बहस कंप्लीट करेंगे और आगे 1-2 तारीख में केस में ऑर्डर आने की पूरी संभावना। यानी आप समझ सकते हो कि 16 तारीख को हमें अभी कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। हमारी बहस पूरी हो जाए, क्योंकि मामला नई बेंच ने लिया है, नए कोर्ट में चला है जो स्पेशल आर्मर्ड फोर्सेस के लिए डेजिग्नेटेड है, और वहां पर सारी नई बेंच पूरा सुनेगी और सरकारी पक्ष भी अपना रखेगा। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो पिछली कोशिश थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा। हम अपनी प्रेजेंटेशन आगे रख चुके हैं, लेकिन बात अब उसकी पुनरावृत्ति है। अब वो रिपीट हो रहा है क्योंकि बेंच अलग है, कोर्ट नंबर अलग है, प्रक्रिया वही है, लेकिन अब हमें शुरू से शुरू करनी पड़ी है। इसके लिए 1-2 हेयरिंग, यानी सबसे अच्छी बात इसमें हुई कुछ चुनाव को देखते हुए उसका ध्यान रखा कि 16 अप्रैल को डेट मिली है। हो सकता है 16 अप्रैल और मई तक हमें इस फैसले पर पूरी उम्मीद है। मैं बात कर रहा हूं कर्नल विरिक साहब की। उन्होंने कितनी अच्छी शब्द कही। यदि मैं शब्दावली पे जाऊं तो जो मिलिट्री सर्विस पे है, तो सीधा खुद में ही ये डिफाइन कर रहा है कि जो मिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें रैंक स्ट्रक्चर नहीं कि वन रैंक वन पेंशन, ये कोई रैंक का नाम नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी सर्विस में है, चाहे वो आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी में, जो भी मिलिट्री मैन है, उनको समान एमएसपी मिलना चाहिए। उन्होंने इसकी बिल्कुल एक चीज को अच्छे तार्किक तरीके से उन्होंने कहा। आप इनका वीडियो भी देख सकते हो जो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद बाकी है। लड़ाई हाई कोर्ट में है, पक्ष पूरी तरीके से सॉलिड है। यानी नेता, यदि आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी है, एमएसपी को मुद्दे को लेकर आगे आई है। बहुत सेना के अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमएसपी सबको मिलना चाहिए। इसमें यह भी कहा है कि सीनियर अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, और हम भी इसकी बात कहते हैं कि सीनियर अधिकारी को मिलना चाहिए। उन्होंने मिलिट्री नर्सिंग अफसर को अपने तरीके से रखा कि उन्होंने कहा है कि ट्रूथ टू टेल रेशियो। ये तो कोई लड़ाई लड़ता है एक आदमी और उसको 10 पीछे लड़वाते, तो उनका भी, वो भी मिलिट्री वाले हैं, उनको भी मिलना चाहिए। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस बात से दिक्कत है कि उनको 10,500, हमें 5,200 क्यों? ये तो वो सपोर्टिव हैं, तो सपोर्ट करने वाले की ज्यादा क्यों, लड़ने वाले की
कम क्यों? हम इस बात को लेके आए और ये मामला व्यापक रूप से इसको समर्थन मिल रहा है, चाहे माननीय कोर्ट में हो, चाहे माननीय बहुत सीनियर अधिकारी भी इस बात की बात कह रहे हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा और इसकी पॉलिसी के लिए सपोर्ट भी मिला है। मतलब ये पॉजिटिव वे में है। हमें और इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें जरूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ये मेरा पर्सनल है कि एक ही पर्सनल एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम फ़र्क डालते हैं तो हम फिर मिलिट्री के अंदर ही फ़र्क डालने शुरू कर दिया, तो एक डिवीज़न दिखाई देता है। तो ये डिवीज़न नहीं होना चाहिए। आगे कोर्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड, बिकॉज कोर्ट ने अभी केस चला ही गया है, तो उनके पास क्या उनके पास इश्यूज़ आएंगे, किस प्रकार से वो डिसाइड करते हैं, इट इज़ अप टू देम। बट सरकार ने अगर ऐसे बनाया है कि 3 अलग अलग वेरिएशन है, जिसके अंदर कि मुझे सुनने में आया कि वो एमएनएस की जो एमएसपी है उसकी अलग है, जेसीओएस की एमएसपी अलग है, ऑफिसर्स की अलग है, और कईयों की तो है ही नहीं, कईयों की एमएसपी है ही नहीं है, मतलब सीनियर रैंक्स में एमएसपी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको यूनाइट करने के लिए एक मुद्दा, एक मिलिट्री सर्विस को एक करने के लिए बेस्ट ये है कि एमएसपी एक होनी चाहिए। नर्सिंग सर्विस बाय टर्म इटसेल्फ दे आर फॉर वुंडेड पीपल, दे आर टू ट्रीट, मतलब अभी ये, और उनके लिए ये नहीं है कि इरिस्पेक्टिव कोई भी हो, उन्होंने ट्रीट करना है, दे आर, इट्स ए क्वालिफाइड वर्क, इट्स अ वेरी ऑनरेबल वर्क। और सबसे ज़्यादा ये है कि ये सिस्टम के अंदर बिल्कुल मतलब जहाँ भी हम देखते हैं मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि इनके मेजर पार्ट है, इट इज़ नॉट सिर्फ डॉक्टर का एक काम होता है ट्रीट करना ऊपर, लेकिन जो पेशेंट को पूरा इतने टाइम तक लगातार उसको मैनेज करना, दैट्स अ वेरी ह्यूज वर्क। और इसमें ये नहीं है कि एमएनएस जो हैं वो सिर्फ लेडीज़ ही हैं, कुछ ट्रेड अभी मेल के अंदर भी मेल एमएनएस भी आने शुरू हो गए हैं। एंड फ़र्क इतना है कि एमएनएस शुरू से ही जो मेरा ज्ञान है कि वो शुरू से ही डायरेक्ट एमएनएस की एंट्री ही होती है, इसकी स्पेशल एंट्री होती है एमएनएस के लिए। पहले क्योंकि ये वुमेन एंट्रीज थी नहीं, क्योंकि रिपोस्टेड नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट एंट्री है। हाँ। लेकिन जो मिलिट्री के जो मेल नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं उनका एंट्री लाइक ए नॉर्मल सिपाही पहले होता था, फिर धीरे धीरे वो उनकी ट्रेड, फिर जैसे रैंक बढ़ता है, फिर वो उसको रिमस्टिंग वो कहते हैं, एक स्टेट से दूसरी ट्रेड में भी जा सकते हैं। तो वो कई लोग अपना स्पेशल कार्टर करके चेंज कर जाते हैं। जो कहूँगा कि शायद आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये समझना पड़ेगा कि जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, इट इज़ नॉट ओनली कि एक जो आगे लड़ रहा है वो एक आदमी लड़ने के लिए पीछे 10 बंदे और चाहिए, एक को गोली चलाने के लिए पीछे 10 बंदे और चाहिए, तब एक गोली आगे चलती है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ मेरे हाथ में बंदूक है तो मैं अकेला लड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। पूरी मुझे चेन ऑफ सिस्टम है ये, जब लड़ाई होती है सिस्टम के साथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। सो एमएनएस इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये जो पीछे भी कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं सामने दुश्मन के साथ 1-to-1 होते, मैं इन्वेंट्री वालों से 1-to-1 भी हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1-to-1 तब हो सकता हूँ मुझे ऑर्डिनेंस चाहिए, मुझे एमुनिशन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीछे से मेडिकल सपोर्ट चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, मतलब एयर सपोर्ट चाहिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर, इट्स अ सिस्टम, इट्स एन ह्यूज सिस्टम। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये ऐसे कहना, एक बार अपने अगर आप एंटर कर गए हैं, यूनिफॉर्म डाल ली है, तो वो यूनिफॉर्म तो डालते ही नहीं है वो। किसने बोला यूनिफॉर्म नहीं डालते? दे आर वेरी मच, देयर इज अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। आपने 26 जनवरी की परेड देखी आपने? तो 26 पहली बार मौका मिला 26 जनवरी की परेड में। ये पहले भी ओनली थिंग आपको प्रोजेक्ट किया गया है, नॉट दैट कि दीस पीपल आर नॉट देयर फॉर ईयर्स, फॉर सिंस द टाइम ये एमएनएस सर्विसेज जो हैं ये आज़ादी इसके बाद से भी लगातार चलती रही हैं। मतलब हर एक को बराबरी का, अगर मिलिट्री सर्विस है तो सिपाही से लेकर जनरल तक एक एमएसपी होनी चाहिए। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा दायर इक्वल एमएसपी की याचिका की सुनवाई थी। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले ये बहस जो है पिछले 1 साल से कोर्ट नंबर 3 में चल रही थी। पहले तो डेट लग रहे थे, लेकिन बहस स्टार्ट हुई पिछले 1 साल से, फरवरी से बहस स्टार्ट हुई। हम लोगों ने बहुत ज़ोरदार बहस किया। जो जज की रिक्वायरमेंट थी वो एफिडेविट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए। हमारी तैयारी मुकम्मल थी, पूरी थी, और बहुत अच्छा बहस हुआ। जज भी कन्विंस दिखे, लेकिन उसमें सरकारी वकील का पक्ष रह गया था। तो सरकारी वकील ने 40 मिनट का समय मांगा अपनी बात रखने के लिए। इससे पिछले 2 बहस की जो डेट समय मिला हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब उस दिन अवेलेबल नहीं हो पाए, कहीं इंगेजमेंट था, तो वो बहस नहीं हो पाई। फिर इसने जब सरकारी वकील ने समय मांगा तो जज साहब ने कहा कि कितना समय चाहिए, तो 40 मिनट पे बात हुई कि 40 मिनट कम से कम चाहिए।
तो जज महोदय ने पार्टली हर्ट से रिलीज कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या जो भी कहिए, या हो सकता है कोई चीज़ होती हो अच्छाई के लिए होती हो। इसी दौरान जो रोस्टर है वो बदल गया। पहले आर्म फोर्सेस की जो भी मैटर था कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होती थी, अब कोर्ट नंबर 4 को डिजाइनेटेड कर दिया। जब हमारी बहस पूरी थी, 40 मिनट का बहस रह गया था सरकारी वकील का, इसके बाद ये ऑर्डर में जाना था। तो हो सकता है कि कई घटनाएं घटती है, हम लोग उसको परेशानी के रूप में देखते हैं, लेकिन हो सकता है इसके पीछे अच्छाई छुपी हुई हो। तो आज मैटर कोर्ट नंबर 4 में लग गया, और नया मैटर लगने से, नया कोर्ट में लगने से बहस स्टार्ट से करनी पड़ी, शुरू से करनी पड़ी। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ रही, वो पॉजिटिव चीज़ रही कि जो जज महोदय ये बेंच है, ये बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं। मैंने ऐसा नोटिस किया आज के दिन में, सवाल जवाब भी करते हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें परफेक्ट न्याय मिल जाएगा। आज प्रारंभिक बहस हुई थी, जज साहब समझ गए थे, अगली तारीख पे सहमति बनी कि 16 अप्रैल को 3:30 बजे बहस होगी। इसमें सरकारी वकील की भी सहमति है। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को लगाना है। मैं, राजीव बहल और मेरी टीम 14 को ही दिल्ली में रहेगी, 14 से इसकी तैयारी में लगी रहेगी, क्योंकि जज के सामने हम लोगों को भी पीछे खड़ा रहना पड़ता, वकील के सामने कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब दे सके। हम लोग एडवोकेट की तैयारी भी कराएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर उस दिन हमें 40 मिनट भी समय मिल गया, 30-40 मिनट भी समय मिल गया, तो हम इसको ईजी वे में जज को कन्वे कर पाएंगे, क्योंकि पिछले बहस से काफ़ी अनुभव हुआ है, काफ़ी हम लोगों ने पहले जज जी महोदय को ये बातें समझाने में मेहनत किया है, तो अब उसको और शॉर्ट में भी हम उसको समझा सकते हैं। इसके बाद सरकारी वकील का समय मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि 3-4 डेट में इसका फैसला हो जाएगा। इस दौरान हम लोग अगले बहस के बाद देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन या डेली बहस के लिए समय मांगेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इस मैटर का, इस केस का डिस्पोजल हो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी हम लोग डॉक्यूमेंट्री काफ़ी साउंड है। ये फैसला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर होना है, वो हम लोगों ने सबमिट किया होगा। दूसरा, कुछ हमारे जो भाई हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जज ने चेंज करा है, सरकार ने इंटरफेयर कर दिया, वो कर दिया। देखिए, एक रोस्टर चेंज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, शायद दिसंबर से जनवरी-फरवरी के बीच होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा केस उसी दौरान थोड़ा बहुत रह गया था, हमारा ही नहीं रह गया था, कई पार्टी हर्ट मैटर थे, इसको ट्रांसफ़र किया गया और कोर्ट नंबर 4 में भी सुनवाई हुई। तो चलिए, जब आप लड़ाई लड़ने निकले हैं तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि अच्छाई के लिए हो। अगर बढ़िया जजमेंट हो गया तो ये जो रोस्टर चेंज हुआ है हमारे लिए फलदायी सिद्ध होगा। दूसरा, आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान मत दें, तथ्य को समझें। आज जब मैं कोर्ट में गया तो ये मेरे को बताया गया कि आज केस जो है एडजॉर्न हो जाएगा। ये वकील द्वारा भी बताया गया। हमारे वकील, हमारे जो साथ वाले संगठन के वकील हैं, इन्होंने सीनियर वकील नीतीश गुप्ता को कन्वे कर दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो मेरे को बहुत नाराज़गी हुई। हमने कहा कि पहले कोर्ट मास्टर से कंफर्म किया जाए। पूरी इमेज चेक कराई गई, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं था, लेकिन ये अफवाह फैलाई गई कि हम ढीले पड़ जाएं, हम वहाँ से खिसक लें और केस खराब हो जाए। लेकिन हम लोग अंत तक डटे रहे। सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक वहीं रहे, और हमारी हियरिंग आई। हमने अपने वकील साहब को भी आग्रह किया था कि चूँकि नए कोर्ट में लगा है तो कम से कम आपका फिजिकल अपीयरेंस आज जरूरी है। वो भी भागते भागते आए। उनके भी सुप्रीम कोर्ट में केस थे, सुप्रीम कोर्ट से करीब भागते हुए कोर्ट में प्रवेश किए, बैठे पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा ब्रीफिंग दिया, अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और हम लोग होपफुल है कि आगे भी ऐसा होगा। बाकी एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि बिना तथ्य को परखे
किसी की अफवाहों पे ध्यान न दें। यूट्यूबों में बहुत ऐसे मैसेज, ऐसे सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है। कुछ शरारती तत्व केस को खराब करने में लगे रहते हैं, कुछ शरारती तत्व हम लोगों के विरोध में लगे रहते हैं। आज की डेट में वहाँ अगर केस के सामने कोई खड़ी थी तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी खड़ी थी, बाकी कोई खड़ा नहीं था। सब लोग खिसक गई, सब लोग वहाँ आ जाए ही नहीं। एक दूसरा पक्ष भी, उनके लोग भी नज़र नहीं आए। तो हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और हम लोग ही जो प्राइमरी, जो मुख्य याचिका करता है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। अफवाहों पे ध्यान न दें और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ मजबूती से खड़े रहें। 2016 से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते इस लेवल पे हम लोग आए हैं। अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।